नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस। हमारे पास एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है इस तरह से, लेट अस से इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं और मास एम। इट्स रेडियस आर इक्वल्स टू 2, रेडियस की वैल्यू दी है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 200। डिस्क का रेडियस भी दिया है 2 है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 200। हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। आगे, इट इज इनिशियली एट रेस्ट, और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ए 50 kg मैन स्टैंड ऑन एज ऑफ प्लेटफॉर्म, और यहां पर एक आदमी है 50 किलो का जो उसके एज पर खड़ा है। एज का मतलब सरकमफ्रेंस पे खड़ा है। अब वो भी स्टैंडिंग लिखा, वो भी रुका हुआ है, चल नहीं रहा। डिस्क भी रुकी है, आदमी भी रुका हुआ है। आगे पढ़ते हैं। एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज विद स्पीड 1। अब उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया है, कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड। कहां पर? अलोंग द एज, अलोंग द सरकमफ्रेंस। पहले सब कुछ रुका हुआ था, अब उस आदमी ने अलोंग सरकमफ्रेंस चलना शुरू कर दिया है विद स्पीड v। और जब वो आदमी एज के अलोंग चलेगा तो उसकी वजह से डिस्क भी चलेगी। क्यों बेटा? अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो अगर मुझे आगे जाना है तो उसके लिए मैं अपना पैर पीछे मारूंगा। मैं डिस्क पे पैर पीछे मारूंगा तो मैं डिस्क पे फोर्स पीछे लगाऊंगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क मुझ पे फोर्स आगे लगाएगी। तो चलते वक्त क्या होगा? जब मैन को आगे जाना होगा तो वो अपना पैर डिस्क पे पीछे मारेगा, वो डिस्क पे फोर्स पीछे लगाएगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क आदमी पे आगे लगाएगी। आदमी पे फोर्स आगे लगा, आदमी आगे जाएगा, मगर डिस्क पे फोर्स पीछे लगा, डिस्क पीछे जाएगी। तो जब ये मैन ऐसे आगे बढ़ेगा तो डिस्क पीछे की तरफ रोटेट करने लगेगी इस तरह से। मगर ये बताओ, आदमी ने अपना पैर डिस्क पे मारा, पलट के डिस्क ने मैन पे फोर्स लगाया, ये तो उनका आपसी इंटरनल फोर्स हो गया। मैन ने डिस्क पे लगाया, पलट के डिस्क ने मैन। बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जितना एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। फाइनली अब आदमी भी चलने लगा और डिस्क भी। आदमी का क्योंकि साइज गिवन नहीं तो उसको पॉइंट मास ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और क्योंकि आदमी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है उसे पॉजिटिव एंगुलर मोमेंटम देंगे। हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। आप चाहे उल्टा भी कर सकते हैं। और डिस्क बड़ी बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, और डिस्क क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है उसको हम नेगेटिव, उसको उधर ले जाइए। आई ओमेगा बराबर हो गया mvr। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 है, एंगुलर स्पीड पता नहीं, आदमी का मास 50 kg, स्पीड 1 और रेडियस 2, तो ओमेगा कितना आ गया बेटे? हाफ। आपकी डिस्क 1/2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और मैन की एंगुलर स्पीड, मैन की स्पीड दी है, मैन की एंगुलर स्पीड क्या होगी निकाल लेते हैं। आपको पता है ओमेगा बराबर होता है v/r। मैन की स्पीड 1 है और रेडियस 2, तो आप देखो मैन की अगर हम एंगुलर स्पीड निकालें वो भी हाफ आती है, यानी कि दोनों बराबर बराबर एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे। क्या ये जरूरी है कि दोनों की एंगुलर स्पीड बराबर हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो तो कोइंसिडेंटली सेम आ गई, ऐसा कोई रूल नहीं। अब देखो, मैन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऊपर की तरफ, डिस्क नीचे चलेगी क्लॉकवाइज। अब इधर से मैन आ रहा होगा, इधर से डिस्क जा रही होगी। मान लेते हैं जहां से चलना शुरू किया था आदमी ने, वो पॉइंट था P, ठीक है। अब आदमी चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज इधर से आ रहा है, और पॉइंट P जो डिस्क पे था वो डिस्क के साथ रोटेट होता हुआ इधर आएगा। भाई P क्या था? डिस्क पर एक पॉइंट था ना, तो आदमी चलता हुआ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इधर से, और पॉइंट P डिस्क के साथ चलता हुआ इधर आ रहा है, इधर ऐसे ऐसे। तो मुलाकात रास्ते में ही हो जाएगी, रास्ते में ये आदमी फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएगा।
और क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम सेम है तो बिल्कुल आधा रोटेशन तो मैन चलेगा, 180 मैन रोटेट होगा, यहां पे आ जाएगा और 180 पॉइंट पी घूम के इधर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि दोनों को ओमेगा सेम सेम है ना, दोनों बराबर बराबर रोटेट करें। अब यहां पर आकर वो आदमी फिर से उस पॉइंट पे मिलेगा, हालांकि अभी आदमी ने आधा रोटेशन पूरा किया है, मगर ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप इसको समझ के बता रहे हैं, उसको नहीं पता लगेगा, उस आदमी को लगेगा कि यार मैंने पी से चलना शुरू किया था और देखो चलते चलते मैं उसी पी पे वापस आ गया हूं, तो उसको लगेगा मेरा रोटेशन क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो उस आदमी को महसूस नहीं होगा कि अभी आधा रोटेशन हुआ। ये तो आप बाहर से देख रहे हैं डायग्राम को, तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तो आधा रोटेशन हुआ, लेकिन उसको नहीं पता लगेगा बेटे। आदमी ने पी से चलना शुरू किया और चलते चलते वो वापस पी पर आएगा। भाई मैंने एक जगह से चलना, जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने देखा था कि जिस जगह मैं इनिशियली खड़ा था वहां एक पी लिखा था। अब मैं चलता जा रहा हूं चलता जा रहा हूं चलता जा रहा हूं घूम के, थोड़ी देर बाद वापस मुझे वो पॉइंट फिर से नजर आ गया, मुझे लगेगा यार मैंने पी से तो चलना शुरू किया था और देखो चलते चलते मैं वापस पी पे आ गया, यानी कि बस मेरा रोटेशन क्या हो गया, पूरा। तो मैन को लगेगा उसका रोटेशन पूरा हो गया। आगे आगे लिखा है टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कितना टाइम लगेगा आदमी को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। अब यहां थोड़ी गड़बड़ है, एक रिवॉल्यूशन किसका, क्या एक्चुअल वन रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए या वो वन रिवॉल्यूशन जो उस आदमी को फील होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो अभी वन रिवॉल्यूशन पूरा हुआ ही नहीं, हाँ, लेकिन उस आदमी को ऐसा लगेगा कि उसका एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अब ये नीट का क्वेश्चन है, नीट ने जो आंसर दिया था वो ये मान के दिया था कि आदमी को लगे कि वन रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अब ये बात कहीं क्लियर नहीं है। अब जो भी है, नीट में जो आंसर दिया था वो इस हिसाब से दिया था कि आदमी के अकॉर्डिंग एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाए, और बेटे आदमी के अकॉर्डिंग एक रिवॉल्यूशन 180 डिग्री पे ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि 180 वो रोटेट करेगा और पीछे से 180 पॉइंट पी भी रोटेट करता हुआ आएगा और आधे रास्ते में ही दोनों फिर से मिल जाएंगे और आदमी को लगेगा मेरा एक रोटेशन पूरा हो गया, जबकि एक्चुअल में वो वन आधा रोटेशन पूरा होगा। अब आपको पता है टाइम निकालना है, आपको पता है ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, मैन का ओमेगा हाफ है और मैन अभी 180 चला यानी कि पाई रेडियन टाइम टी, तो यहां से बताओ कितना टाइम लगेगा, 2 पाई सेकंड में आदमी पी से चलकर वापस पी पे पहुंच जाएगा और उसको ये फीलिंग आएगी कि मेरा एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैन 2 पाई सेकंड में वो अपना रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, हालांकि इन रियलिटी उसका भी एक रिवॉल्यूशन ग्राउंड के रिलेटिव पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आंसर कौन सा देंगे बेटा हम, 2 पाई। अब ये कैसे पता लगे कि नीट ने यही माना था, बेटे एक तो वहां आंसर की में नीट ने 2 पाई दिया था, दूसरी बात अगर मैं रियलिटी में एक रिवॉल्यूशन पूरा कराऊंगा तो मुझे पूरे रिवॉल्यूशन का टोटल एंगल 2 पाई लेना पड़ेगा। अगर मैं ग्राउंड के रिलेटिव मैन को पूरा रिवॉल्व करवाऊंगा तो मुझे 2 पाई लेना पड़ेगा टोटल 360, उससे आंसर आएगा 4 पाई। सर 4 पाई तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है कोई, आप क्लिक कैसे करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं कि उसका जो आंसर था वो अकॉर्डिंग टू मैन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड इन XOY प्लेन along the line y equals to x plus 4। देखिए मेरे पास एक XY प्लेन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है y equals to x plus 4। ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन में जो कांस्टेंट टर्म होता है ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन से अलोंग y वहां तक का डिस्टेंस जहां लाइन y एक्सिस को क्या करती है, इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है ये होता है डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टिल ए पॉइंट वेयर लाइन कट द y एक्सिस। और स्ट्रेट लाइन में जो x का कोफिशिएंट होता है ये होता है उसका स्लोप tan थीटा।
एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इस लाइन का स्लोप 1 है, यानी कि इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री है। तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 5 किलो है, 5 किलो, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड along a line y equals to x plus 4। मेरे पास 5 किलो का एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है 3√2 मीटर पर सेकेंड along a line, ऐसी लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है, y equals to x plus 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, पूछ रहा है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट ओरिजिन। देखिए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, mv r sin थीटा, पार्टिकल का मास 5, स्पीड 3√2 और r। देखिए क्लास में पढ़ाते हैं r क्या, डिस्टेंस है, कहां से। देखिए अगर आपको एंगुलर मोमेंटम o से चाहिए तो डिस्टेंस भी o से लेंगे, कहां तक का, उस लाइन के किसी भी पॉइंट तक का। जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उस लाइन के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट पसंद कर लीजिए और वहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए। देखिए क्लास में आर का मतलब लिखवाया जाता है, आर इज ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज रिक्वायर्ड एंड एट एनी पॉइंट लाइंग अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी। ये आर वो डिस्टेंस होता है जो उस पॉइंट से मेजर होता है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। और कहां तक मेजर होता है, एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी। आप लाइन ऑफ वेलोसिटी पर कोई सा भी पॉइंट ले लें, वहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए, आंसर आ जाए। अच्छी तरह समझ लीजिए, क्लास में हम पढ़ते हैं कि आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जो मेजर तो उस पॉइंट से होगा जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन से चाहिए तो आर मेजर तो ओ से होगा, मेजर ओ से होगा, कहां तक मेजर होगा, एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी। लाइन ऑफ वेलोसिटी पर किसी भी पॉइंट तक का आप डिस्टेंस ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो आप लाइन ऑफ वेलोसिटी पे कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, तो मैं ये वाला पॉइंट लूंगा पी। अब बताओ ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4। थीटा क्या है, वी और आर के बीच का एंगल। ये जो वी है ये और ये जो आर है ये, इनके बीच का एंगल, ये एंगल 90 है बेटा, एक्स और वाई में। वी और आर के बीच का एंगल कितना है, 45 प्लस 90 क्या होता है, 135। अब ये एल आ गया बेटे आपका 5 इंटू 3√2 इंटू 4 और साइन 135 1/√2 होता है, तो यहां से एल निकाल लीजिए। 4 इंटू 3 12 इंटू 5 कितना आ गया, 60। √2 तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा मैंने इस V में और इस R में ये एंगल देखा है थीटा। आप इस R को अगर एक्सटेंड कर दें, इस R को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो आप V का इस एक्सटेंडेड R से भी एंगल देखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक, अब चेक कर लीजिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, मास m, एन आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। और इस पूरे रिंग में से मैंने एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया है। कितना टुकड़ा, 90 डिग्री का टुकड़ा निकाला, यानी कि 1/4 रिंग आपने बाहर निकाल ली। भाई टोटल 360 है, 90 का टुकड़ा बाहर निकाला मतलब 1/4 बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular ring is k times mr square। कहता बड़ी रिंग में से जब ये 90 डिग्री का टुकड़ा बाहर निकाल लोगे, वो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम्स होगा mr स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है, k टाइम्स mr स्क्वायर। ठीक है,
अब रिमेनिंग पार्ट का दिया। अब ये बताओ, ये तो एग्जामिनर ने बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा k टाइम्स mr स्क्वायर। ये तो उसकी कहानी है। हम अपने अकॉर्डिंग देखें ना, हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा होगा। अगर मैं मान लूं कि पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है और उसमें से आपने 1/4 रिंग बाहर निकाल दिया, तो पूरी रिंग का आई नॉट है तो 1/4 का आई नॉट बाई 4 होगा। तो आई नॉट में से आई नॉट बाई 4 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे बताओ मेरे अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 4 इतना है। माइनस करके देखो कितना आएगा। यह आएगा के एम आर स्क्वायर इक्वल टू 3i0/4 इतना आएगा मेरे अकॉर्डिंग। इसमें आई नॉट किसको कहा है आपने? मैंने आई नॉट कहा है बड़े पूरे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सीएम से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एम आर स्क्वायर होता है। तो अब देखो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/4। आप कहेंगे सर आपने तो उस एक्सिस का यूज किया है जो सीएम से पास हो प्लेन के परपेंडिकुलर। यही एक्सिस एग्जामिनर ने दी थी हमें, देख लीजिए। उसने कहा था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो एक्सिस उसने दी मैंने वही वाली यूज की। तो आंसर कितना आएगा बेटे 3/4। के की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है ए रॉड पी क्यू ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट पॉइंट P। हिंज उस पॉइंट को बोलते हैं जिसके अबाउट बॉडी फ्रीली रोटेट हो सकती हो। तो अगर ये हिंज है तो उसके अबाउट बॉडी चाहे तो फ्रीली रोटेट हो सकती है। The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q। अब क्योंकि इधर तो हिंज लगी है जिसके अबाउट ये रॉड इजीली रोटेट हो सकती है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये तो रोटेट कर जाएगी, हॉरिजॉन्टल रह नहीं पाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मैंने यहाँ एक रस्सी बांध दी है। जब तक रस्सी बंधी हुई है तब तक तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, और अगर हम इस रस्सी को तोड़ देंगे तो फिर ये रॉड रोटेट करेगी सर। हिंज के अबाउट आपके रॉड रोटेट करने लगेगी। द इनिशियल एंगुलर एक्सलेशन ऑफ रॉड, बताइए जब ये रॉड रोटेट करने लगेगी स्ट्रिंग कट करने के बाद तो उसका इनिशियल एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा। देखिए नेट टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के। ये फॉर्मूला 2 पॉइंट के अबाउट वैलिड होता है, फिक्स पॉइंट लाइक ए हिंज या फिर सीएम सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला 2 पॉइंट के अबाउट एप्लीकेबल है। तो मैं हिंज के अबाउट लगा रहा हूं, टॉर्क भी पी के अबाउट लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी के अबाउट। रॉड पर नीचे तो mg लगेगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास पी से कितनी दूरी पे होगा l/2। और हिंज क्योंकि कील है तो कील उस पर एक नॉर्मल लगाएगी m। और स्ट्रिंग कट गई तो टेंशन फोर्स तो 0 हो गई। यही 2 फोर्स हैं। अब नॉर्मल क्योंकि पी से पास कर रहा है तो ये तो टॉर्क पैदा नहीं करेगा, हाँ mg ये पैदा करेगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स का हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2। आई रॉड का अपने एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 इंटू अल्फा। इस तरह से अब ये सारे टर्म इधर ले जाइए तो यहां से अल्फा आ जाएगा बेटे 3g/2l। इनिशियली इस समय जो एंगुलर एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा वो इतना हो जाएगा 3g/2l। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन ऑटोमोबाइल मूव ऑन ए रोड विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। एक ऑटोमोबाइल मतलब कार बाइक जो कहना चाहो, वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसे काम करें, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ जाएगी ऑटोमोबाइल।
द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.45 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज 3। इन व्हील का रेडियस दिया है और इन व्हील का क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हील का रेडियस दिया है तो आपको पता है v बराबर होता है ओमेगा आर। v कितना आया है 15 और रेडियस दिया है 0.45, तो यहां से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, यानी कि व्हील की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 45, तो यह आ गया बेटे 100/3, इसकी एंगुलर स्पीड आ गई है व्हील की। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। हाँ, व्हील ऑटोमोबाइल के प्योर रोलिंग में चलते हैं और प्योर रोलिंग में VCM ओमेगा आर के बराबर होता है। आप ये फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। आगे क्या लिखा है, इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक ऑफ व्हील। अगर मुझे ऑटोमोबाइल को 15 सेकेंड में रोकना है तो पूछ रहा है ब्रेक की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, मतलब ब्रेक के थ्रू कितना टॉर्क लगाना चाहिए ताकि 15 सेकेंड में ऑटोमोबाइल रुक जाए। अब देखिए, अगर आप यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनली ओमेगा 0 होना चाहिए ताकि ऑटोमोबाइल रुक जाए। इनिशियल ओमेगा अभी निकाला है 100/3। अल्फा होता है टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है, तो टॉर्क अपॉन 3 आ गया। और टाइम 15 सेकेंड, उसने कहा ना 15 सेकेंड में हम चाहते हैं गाड़ी रुक जाए। इसको इधर ले जाइए, -100/3 इंटू 5, 15/3 5 होगा, तो यहां से टी कितना आ गया बेटे, -20/3। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डिंग टॉर्क चाहिए। अब ब्रेक लगा रहे हो तो रिटार्डिंग टॉर्क ही आएगा। हाँ, तो माइनस इंडिकेटिव है, खाली बता रहा है कि ये जो टॉर्क लगेगा ये रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा। वैल्यू 20/3 आएगी। 20/3 का मतलब 6.66, इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा बाय ब्रेक इन रिटार्डेशन मोड।